तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का ये पहला क्लास। ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले आपका दिमाग में ये बात क्लियर होना चाहिए कि हमको मैथ अच्छा से पढ़ना है। जी, ये बात कैसे कर रहे हैं? हम में से कई बच्चे बैठे हुए हैं जो बायो लेंगे, मैथ्स कैसे पढ़ेंगे? तो आपको क्लियर कर दें, अगर व्हाट इज़ फिजिक्स कहता है ना, तो आप जो भी डेफिनेशन देते हैं दीजिए, उसमें ऐड कर लीजिएगा ये बात कि मैथ इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स समझना है तो मैथ में बढ़िया पकड़ होना चाहिए। सो मॉर्निंग में जो बैच है, आप लोगों को ऑफलाइन वाले बच्चों को बोल रहे हैं, तो मॉर्निंग में मैथ्स चल रही है, उस पर ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर आपका फिजिक्स का, जो कि कई बुक्स में अलग अलग नाम देता है। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हम कह रहे हैं, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट। ये यूनिट का नाम है, यूनिट एंड मेजरमेंट, और चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन कहीं लिखा हुआ रहता है। व्हाट्सोएवर हम इस चैप्टर का नाम ये लिख करके शुरू कर रहे हैं, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। क्लियर है कि नहीं? यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। ठीक, क्लियरली दिख रहा है क्या? इसमें इंक डाल देना। ठीक है, तो बोल क्या रहे हैं, यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर में आपको यूनिट्स के बारे में पढ़ना है, उसके डायमेंशंस के बारे में पढ़ना है, और मेजर कैसे करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को, उस चीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अभी अगर हम बोर्ड्स के बच्चों का बात करें तो यहीं पे क्लियर कर दूं मैं कि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन है। आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा ओनली फॉर बोर्ड्स। जो लोग जेईई नीट को टारगेट कर रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन तो पढ़ना ही है, साथ में ये जो मेजरमेंट वाला पार्ट है ये भी पढ़ना होगा, जो कि पहले बोर्ड्स का सिलेबस में था लेकिन अब नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो स्टार्ट करते हैं यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। सबसे पहले इस चैप्टर का पहला टॉपिक आपको यह समझना है कि भाई किसका यूनिट निकालना है, किसका डायमेंशन निकालना है, किसको मेजर करना है। तो इसी पे बेस्ड सबसे पहला टॉपिक आ जाता है आपका ना, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। अब सुनिएगा ध्यान से, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं उसके लिए तो सब कुछ ठीक चल रहा है अभी तक, आगे भी ठीक चलेगा, क्योंकि हर जगह फिजिक्स इंग्लिश में ही डील किया जा रहा है। अभी बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे जगह हैं जहां पे आपको फिजिक्स हिंदी में भी अवेलेबल मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। सो लैंग्वेज मस्ट नॉट बी द बैरियर ऑन लर्निंग। ध्यान रखिएगा, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हम इस क्लास में फिजिक्स सीख रहे हैं। अगर कभी भी कोई भी डाउट होगा, हिंदी में जानकारी चाहिए होगा, पूछ लीजिएगा। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में हम भौतिक राशि कहते हैं। हम लिखेंगे नहीं, बट जरूरत पड़ेगा तो कभी लिख देंगे। आप बोलिएगा तो कमेंट कीजिएगा, उस हिसाब से हम काम करेंगे, आगे के क्लासेस उस हिसाब से प्रोसीड होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी, पहला बात तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, पहला सवाल यह है फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी जिन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी के कंसीडरेशन में लाते हैं। अगर हम डेफिनेशन कहें, अ क्वांटिटी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय विच वेरियस फिजिकल फेनोमेनास कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ लॉज इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत लंबा सा बात बोला मैंने, पॉज कर करके लिख लीजिएगा, एक बार रिपीट कर रहे हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय विच वेरियस फिजिकल फेनोमेनास कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ लॉज। इतना लंबा बात नहीं करने का, ये किताब की भाषा है, किताब देख के बोल रहे हैं हम। आपको सिंपल ये बात दिमाग में घुसा लेना है, जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं दैट आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो मेरे लैंग्वेज में अगर चलोगे तो ये है मेरा लैंग्वेज, विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड। चलिए, आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख रहे हैं, आप इसमें डिफरेंशिएट कीजिएगा कि किसको आप मेजर कर सकते हैं, किसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं। तो बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि लेंथ है, मास है, टाइम है, फोर्स है। लेंथ, मास, टाइम,
फोर्स, क्या ये सारे क्वांटिटीज, बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, क्या ये सब आप मेजर कर सकते हैं? लेंथ, यस सर, तुरंत स्केल लेके आ जाओगे, देख रहे हो मेरे पास इतना बड़ा स्केल है, तुरंत लेके आ जाओगे सर, स्केल से माप देंगे, फीता से माप देंगे। मास, मास भी मेजर होता है, इतना केजी। टाइम, कितना टाइम हो रहा है, ये बात डिस्कशन होता है। फोर्स, सर एक तमाचा लगा दिया, बड़ी जोर से लगा दिया सर, तो ये फोर्स है ना, तो ये सब मेजर हो सकता है। ये जितने भी क्वांटिटीज हैं ये सब मेजरेबल हैं, सो दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हम रख रहे हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, अच्छा लव, अच्छा सॉरो, ठीक है, ये सब क्या है? अच्छा किसी को हेट करना, अच्छा पेन होना, क्या उधर दिख रहा है? नहीं, तो कोई बात नहीं, इधर मैं लिखता हूं, पेन होना नहीं होता, तबीयत खराब होता है, कहीं पैर में चोट लग गया, मम्मी बहुत जोर से दर्द दे रहा है, मम्मी गलती से पूछ ले कितना दर्द दे रहा है, क्या जवाब होगा? कोई जवाब नहीं है, बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है, इसके अलावा। सो दीज आर, जैसे कि खुशी हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, सॉरो हो गया, पेन हो गया, ये सब क्वांटिटीज को आप मेजर नहीं कर सकते हैं, सो दैट दे आर डिस्क्वालिफाइड फॉर फिजिकल क्वांटिटीज। ये लोगों को हम फिजिकल क्वांटिटी के अंडर में कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, ये बात भेजा में आ गया सर। फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसको हम मेजर कर सकते हैं? ओके, इसको स्टाइल में लिखता है बंदा लोग। चलिए स्टाइल, थोड़ा सा स्टाइल भी देख लेते हैं इसका, क्या स्टाइल है इसका, माने इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, ये हम कह रहे हैं स्टाइल का मतलब ये है, ठीक है कि नहीं? सो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये देखिए, इसको स्टाइल मार के ऐसा लिख रहा है, फिजिकल क्वांटिटी क्यू। ओके, फिजिकल क्वांटिटी क्यू। फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखा जा सकता है? एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था सर, लेंथ का लिया था, ध्यान से देखिएगा, क्या है? लेंथ, एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ कितना है, तो मान लेते हैं 5 मीटर है, 5 मीटर्स। ओके, 5 मीटर इज लेंथ, किलोमीटर भी हो सकता है आपका हिसाब से, चलिए लिखेंगे उसको भी। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम 100 मीटर से लिखते हैं, चलिए ठीक है सर। ओके, तो आपने फिजिकल क्वांटिटी को क्यू लिखा, ये लेंथ को आपने क्या लिख दिया? क्यू लिख दिया, फिजिकल क्वांटिटी को लिख दिया। ये क्या है? एक नंबर है, तो नंबर के लिए n वैल्यू लिख रहा है, और ये क्या है? मीटर, एक यूनिट है, जिस यूनिट से आपने लेंथ को मेजर किया है, सो यू लिख रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, Q इक्वल टू एन यू। एन इज द न्यूमेरिक वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक वैल्यू। और m मीटर है, मीटर क्या है? यूनिट है, U का मतलब यहां यूनिट हो गया, तो n इज द न्यूमेरिक वैल्यू, U इज द यूनिट। क्लियर है? अब हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक राशि बराबर न्यूमेरिक वैल्यू को बोलते हैं आंकिक संख्या, मतलब कोई नंबर है, आंकिक संख्या, अंकों में जिसको लिखते हैं। और यू, यूनिट मतलब क्या होता है? मात्रक होता है, जो कि पहला टॉपिक है, आपको पढ़ना है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो हम इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। चलिए सर, आप तो बुड़बक बना रहे हैं, लेंथ को हम 100 मीटर नहीं लिखेंगे, लेंथ को हम 100 मीटर नहीं लिखेंगे, हम चाहते हैं इसको 1000 मीटर लिखना। कितना लिखना? 1000 मीटर लिखना। तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन बदल जाएगा? नो, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये रिप्रेजेंटेशन है, हाँ, लेकिन आपने जैसे ही इस चीज को बदला, तो मैं इस बात को यहां फिर से लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। हम कह रहे हैं कि लेंथ इक्वल टू 1000 मीटर, और कोई बंदा इसी को क्या बोलता है? 1 किलोमीटर। नहीं बोल सकते हो, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। यस और नो? क्लियर है? तुम लोग को सब समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, L इक्वल टू 1000 मीटर लिखो या 1 किलोमीटर लिखो, बात बराबर है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओके सर, फिर इसको कैसे लिखे सर? स्टाइल मार के बताइए, इसको कैसे लिखे? जैसे इसको स्टाइल मार के तुम लिखा, तो इसको स्टाइल मार के लिखा जाता है। L क्या है? L फिजिकल क्वांटिटी है, हमने लिख दिया Q। उसके बाद क्या हो गया? ये न्यूमेरिक वैल्यू है, हमने लिख दिया N। ये M क्या है? यूनिट है, हमने लिख दिया U। क्लियर है कि नहीं है? अबे U लिख रहे हैं।
ठीक है सर, ये भी तो न्यूमेरिक वैल्यू है, ये भी तो न्यूमेरिक वैल्यू है, तो क्या इसको हम n नहीं लिखेंगे? लेकिन ये n और ये n सर अलग अलग है, ये 1000 है, ये 1 है, सो दिस इज n1, दिस इज n2, डिफरेंट लिखने के लिए हमने लिखा। ओके, ये भी तो यूनिट है, तो हमने यहां पे यूनिट लिख दिया। लेकिन क्या ये यूनिट और ये यूनिट सेम है? नहीं है, इसको u1 लिख दे रहे हैं, इसको u2 लिख दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? और बीच में इक्वल टू साइन है, बीच में इक्वल टू साइन दे दिए, ये स्टाइल मार के लिख दिए। समझा कि नहीं समझा? तो फिजिकल क्वांटिटी NU ही होता है, चाहे इस न्यूमेरिक वैल्यू के साथ यूनिट लिखिए, चाहे इस न्यूमेरिक वैल्यू के साथ यूनिट लिखिए। क्लियर है ना? हमेशा NU ही होगा, मतलब N1 U1, N2 U2, और कोई यूनिट याद आ रहा है तो उसको भी लिखो, फिर N3 U3 कर देना। क्लियर है? तो चलिए अगले स्लाइड में हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं बोल रहा हूं Q इक्वल टू NU हमेशा होगा। अगर हमेशा होगा तो हम कह सकते हैं जो भी चीजें हमेशा होती है उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। सो आपको यहां से ये बात हैशटैग करके लिखना है, क्या सर? NU इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं? NU इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर NU कांस्टेंट है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन नंबर। अरे n को नीचे लिखे, इतना बेसिक मैथ तो आता ही है। आप कमेंट कीजिएगा अगर बेसिक मैथ चाहिए होगा। IIT JEE के लिए बोल रहे हैं, बोर्ड के लिए मैथ हम नहीं पढ़ा रहे हैं। इस साल मैथ भी लॉन्च हो चुका है यहाँ पे, तो मैथ JEE के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो मैथ होना चाहिए वो हम पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको बेसिक मैथ का रिक्वायरमेंट होगा तो बोलेगा, अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आप 10th पढ़ के आए हैं, यस और नो एवरीबडी, 10th पढ़ के हमने आया है, तो क्या क्या मैथ्स हमको चाहिए 11th में पढ़ने के लिए, दोज मैथ्स, उसके बारे में वहां पे बात करेंगे। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? U कांस्टेंट बाई n कर दिए, n को नीचे लेके गए। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? क्या हम इसके बाद का लाइन को इस प्रकार लिख सकते हैं, इस कांस्टेंट को और इस इक्वल टू को हटा के प्रोपोर्शनलिटी साइन डाल करके U इस तरह से लिख सकते हैं? क्या याद है आप लोगों को? ये बात क्लास 10 में आपने पढ़ा था, चूंकि 10th पास करके आए हैं तो हम रिलेट कर सकते हैं। V इक्वल टू IR आपने पढ़ा है? अरे ओम्स लॉ करके कुछ पढ़ा है, उसमें आपने ये पढ़ा है। हम नहीं कह रहे हैं बीइंग अ फिजिक्स टीचर V इक्वल टू IR इज ओम्स लॉ, हम नहीं कह रहे हैं, नहीं कह रहे। मतलब ये ओम लॉ नहीं है क्या? ओम लॉ से का रिजल्ट है ये। आगे पढ़ेंगे जब हम ओम्स लॉ पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे दिस इज द रिजल्ट ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये नहीं बताए हैं। क्लियर है कि नहीं? छोड़िए, इतना बच्चा है सर हम लोग, क्या जान मारोगे? जान नहीं मारना, ये आपने पढ़ा है V इक्वल टू IR, सिर्फ इतना बात कर रहे हैं। इसके पहले जो लाइन लिखा हुआ था, अब इस पे चलिए। इसके पहले वाला लाइन क्या था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यस और नो? याद है? ओम ने ये बात कहा था कि whenever we increase the amount of current between the two terminals of a wire, या फिर इस तरह से घुमा के बोलिए, when we increase the potential difference between two terminals of wire, current also increases, है ना? मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था दोनों। मतलब इसको हम सॉल्व करके क्या किए थे जानते हो? ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू डाले थे, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, इक्वल टू जब लगता है तो एक कांस्टेंट आता है भाई साहब, और वो कांस्टेंट कौन था? रेजिस्टेंस था। द सेम प्रोसेस इज अप्लाइड हेयर। हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, एक कांस्टेंट था, इक्वल टू था, हटा दिए। यहां पे क्या किए थे? प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके इक्वल दिए थे। जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट के साथ आएगा। इसका ऑपोजिट सोचिए, अगर इसको ये लिख सकते हैं तो क्या इसको ये नहीं लिख सकते हैं? हमने इसको ये लिखा था क्लास 10th में, हम अभी क्या कह रहे हैं? इसको ये लिखिए। देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है, इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया। चलिए सर, ये हम समझ गए। अगर हमको इक्वल से प्रोपोर्शनलिटी साइन में आना है कभी भी, दो कांस्टेंट टर्म को हटाइए, प्रोपोर्शनलिटी लगाइए, बाकी जो चीजें बची हुई है, जो चेंज हो सकते हैं वेरिएबल से, उसको लिखिए। कांस्टेंट्स को हटा दीजिए, आगे बात करते हैं। ठीक है, मैंने लिख लिया सर, ओके। आगे बताइए इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा यह है कि जो आपने अभी लिखा था, मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, L इक्वल टू 1000 मीटर इक्वल टू आपने लिखा था 1 किलोमीटर। फोकस फोकस फोकस, आपने ये लिखा था थोड़ा देर पहले। सो यू कैन सी, आपसे अगर पूछा जाए ये मीटर यूनिट है और ये किलोमीटर यूनिट है, कौन ज्यादा है? मतलब कौन बड़ा यूनिट है? विच इज बिगर वन? आप लोग बता सकते हैं?
किलोमीटर्स। तो किलोमीटर इज अ बिगर यूनिट। ध्यान से देखिएगा, जब भी यूनिट बड़ा हो नंबर छोटा होगा। ध्यान देखिएगा, किलोमीटर बड़ा है मीटर से, इसीलिए किलोमीटर के पहले 1 लिखा हुआ है और मीटर के पहले 1000 लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? वाइस वर्सा उल्टा कर लीजिएगा, अगर नंबर ज्यादा है, अगर किसी का नंबर ज्यादा होगा तो यूनिट छोटा होगा। तो देखिए इसका नंबर ज्यादा है, मीटर का नंबर ज्यादा है, इस वजह से मीटर एक छोटा यूनिट होता है। आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं? क्लियर है कि नहीं है? तो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इस चीज को, हम आगे बढ़ेंगे जो मेन मुद्दा है हमारा इस चैप्टर का। ठीक है, समझ में आ गया मोटा मोटी? अब हम बात करना चाहेंगे, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज आपने पढ़ा, जिसको मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और उन्हीं को हम फिजिक्स में पढ़ेंगे जो मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि प्यार करना, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलता नहीं है कि इसका केमिस्ट्री अच्छा है, हमारा फिजिक्स अच्छा है, तो हम इस क्लास में फिजिक्स से डिस्कस करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कशन होगा, मतलब जिसको मेजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के तरफ हम चलते हैं। हमने अभी जस्ट सीखा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। अब हम सीखेंगे कि इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं। हम सब मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सर भेजा में घुस गया, अभी भेजा में ये डालना है कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, शॉर्टकट में PQ लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ओनली Q भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्टाइल मार के अभी जस्ट आपने लिखा था फिजिकल क्वांटिटी को Q। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटी? तो जो जनरलाइज्ड केस है, जो सभी जगह पे बताया जाता है, पहले उसको सीखिए, उसके बाद एक एक्स्ट्रा भी बात है उसको ऐड कर देंगे हम। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको 2 भागों में कैटेगराइज किया जाता है। पहला क्या है? एक है आपका स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। सॉरी फिजिकल क्वांटिटी तो पढ़ ही रहे। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ओके बच्चा, एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी, दूसरा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये जनरल बातें बोला जाता है, लेकिन एक बात और ऐड कर सकते हैं आप, एक और चीज फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में ही आता है, जो कि ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर है, बट दे आर फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब मेजर कर सकते हैं। नाम है रेशियो। जिसमें सिर्फ क्या आता है? न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। डिस्कस करेंगे एक एक करके, डोंट वरी। वैसे आप क्लास 9 10th में पढ़ते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, माइक ठीक से लगा हुआ है? ठीक है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का, ध्यान से, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या पता हो आपको, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या पता है वो आपको, ओनली मैग्नीट्यूड पता हो। क्या पता हो? ओनली मैग्नीट्यूड पता हो, ओनली मैग्नीट्यूड पता हो। हिंदी में बच्चे इसे कहते हैं ऐसा भौतिक राशि जिसका हमें परिमाण पता हो। परिमाण मतलब कितना। अगर आपको सिर्फ यह पता है कि कितना लेंथ है, कितना मास है, बात समझ में आ रहा है? कितना चलना है, अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड परिमाण पता है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है कि नहीं? आप 9 10th में पढ़े हैं। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? हिंदी में स्केलर को क्या बोलते हैं? न अदिश राशि। लिख देते हैं बच्चा लोग, कोई बात नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले घबराइए नहीं, आपके और हिंदी दोनों के हिसाब से ही चलेंगे तो बेटर होगा। अदिश राशि। अरे सर नोट्स बना सकते हैं कि नहीं? यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने का। अगर नोट्स चाहिए होगा आप कमेंट कीजिएगा, नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है कि नहीं है? नोट्स ऑलरेडी रिटन है तो आपको दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन मान लीजिए क्लास में पढ़ रहे हैं तो फिर क्या नोट करें? तो क्लास नोट को आप नोट कीजिएगा ना, तो मज़ा आएगा आपको। जब नोट्स में फिर पढ़िएगा, जब नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको PDF के फॉर्मेट में, तो आपको अच्छा लगेगा, रिलेट कर पाएंगे कि सर ये बातें कहे थे और ये बातें नोट्स में लिख लें। तो अदिश राशि समझ में आ गया, स्केलर क्वांटिटी। हम बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसे आप क्या कहते हैं हिंदी में? ना सदिश राशि। क्या कहते हैं? सदिश राशि। सर ओके,
लेकिन इसका क्या फीचर है, किसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे? तो हम कह रहे हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड पता है वो स्केलर है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता है वो क्या है? वेक्टर है। जिसका मैग्नीट्यूड भी पता हो और डायरेक्शन भी पता हो उसको हम क्या कह देंगे भाई? वेक्टर क्वांटिटी। ये आपने 9th में पढ़ा है। स्टॉप इट। ये आपने 9th में पढ़ा है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। बट 11th में आके ये बात आप नहीं कहेंगे। हाँ, आपने गलत पढ़ा क्या? नहीं, बिल्कुल सही पढ़ा, लेकिन कुछ चीजें वहां अधूरा था, वो यहां पे क्लियर होगा क्योंकि आपको सेपरेटली ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। वेक्टर को हम अलग एक सेक्शन लेकर के पढ़ाएंगे, सिंपल वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। वहां पे ये बात कुछ अधूरा है, इसलिए लिमिट मत बना लीजिएगा कि सर आप तो यही बोल रहे हैं और ये रुक गए। नहीं, रुकने के पीछे कारण है, आप 10th से जस्ट आए हैं तो आप बबल अप मत होइए, आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। हमको पता है व्हाट इज योर टारगेट, व्हाट इज माय टारगेट। तो हम शुरू कर रहे हैं फिर से एक बार ये बात बताते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, जो कि आप क्लास 9th में 10th में पढ़े हैं। लेकिन यहां एक बात और ऐड हो जाता है जो कि हमने अभी जस्ट बताया कि चैप्टर अलग से एक चैप्टर वेक्टर बना करके हमें पढ़ना है, उसमें ढेर सारे सवाल लगाने हैं। तो वेक्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यही खत्म नहीं होता है, हम अभी फिजिकल क्वांटिटी को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और साथ में जो सिंपल अलजेब्रा में एडिशन करते हैं ना, 2 + 2 4, ऐसा वाला एडिशन इसमें नहीं होता है। एक स्पेशल एडिशन है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन इसको जो फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन कैसे होता है वो चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं है? तो अभी फिर से रिपीट कर रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, कितना, हाउ मच का आंसर मिल जाए आपको, तो दैट विल गिव यू स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको क्वेश्चन कर रहे हैं कि कितना किधर, समझ में आ रहा है? कितना किधर मतलब डायरेक्शन, किधर मतलब डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, अगर ये आंसर मिल रहा है आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी से, सो वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होंगे? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, या सिंपली वेक्टर क्वांटिटीज कह देंगे। अब ये जो तीसरा वाला है, ये दोनों हम लेटर बाद में पढ़ेंगे डॉट डिटेल। ये जो तीसरा वाला बात है रेशियो, ये छोड़ दिया जाता है जनरली, लेकिन आपको मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा इसको कि रेशियो जिसके पास ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। रेशियो क्या? रेशियो इज द फिजिकल क्वांटिटी विच वी कैन ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग सेम टाइप ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज। जब हम सेम टाइप के 2 फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है भाई? रेशियो आता है। तो थर्ड वाला बात कर रहे हैं हम। व्हाट इज द थर्ड वन? दैट इज रेशियो। हम रेशियो को थोड़ा सा बात करते हैं क्योंकि बाकी चीजें आप हर जगह अलग से पढ़े हैं, ये जनरली आपको नहीं मिला होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? जिसमें क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। इसमें सिर्फ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देखने को मिलेगा, मतलब यूनिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यूनिट? एक एग्जांपल लेते हैं। आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा रिलेटिव डेंसिटी। क्या पढ़ा था? रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी अलग चीज है और रिलेटिव डेंसिटी अलग चीज है। ये जब भी वर्ड लग जाता है रिलेटिव, इस रिलेटिव का मतलब ही होता है किसी के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो। सो किसका रिलेटिव निकाल रहे हो? ना डेंसिटी का रिलेटिव निकाल रहे हो, मतलब आप किसी स्पेसिफिक मटेरियल का डेंसिटी चाहते हो विद रेस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड डेंसिटी। वो स्टैंडर्ड डेंसिटी कौन होता है? ना डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, और वो भी बात ध्यान रखिएगा एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जिस चीज का कंपैरिजन होता है वो नीचे लिखा जाता है। जैसे कि आप एग्जाम में मार्क्स लाते हैं, ऐसे लिखते हैं 100 आउट ऑफ 90, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो 100 नीचे, जिससे कंपैरिजन होता है वो नीचे रहता है। हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। नीचे हो जाएगा क्या? ना डेंसिटी ऑफ वाटर कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे? एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऊपर क्या लिखेंगे? अरे जिसका रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, मतलब आप क्या लिख सकते हैं ना, डेंसिटी
ऑफ एनी मैटर, तो मैटर लिख दे रहे हैं। जिसका आपको रिलेटिव डेंसिटी चाहिए उस मैटर का डेंसिटी आपको लिखना है ऊपर में, और नीचे लिखना है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप इट इज क्लियर। सो रिलेटिव डेंसिटी, अरे भाई खत्म नहीं हो गया रिलेटिव डेंसिटी, आप क्लास 9-10 में पढ़े हैं, तो आपको समझा रहे हैं रेशियो, डोंट वरी। चैप्टर के अंदर जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहां रिलेटिव डेंसिटी पढ़ना है, डोंट वरी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ मैटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हम कह रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ मैटर का यूनिट क्या होगा? डेंसिटी ऑफ मैटर का यूनिट क्या होगा? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है? ना केजी होता है सर, वॉल्यूम क्या होता है सर? मीटर क्यूब होता है। तो डेंसिटी का यूनिट क्या हो गया? केजी पर मीटर क्यूब। ऊपर भी क्या लिखेंगे? केजी पर मीटर क्यूब। नीचे क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर, सर नीचे भी डेंसिटी, नीचे भी क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। ये यूनिट्स आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। और डेंसिटी कितना था तो कुछ न्यूमेरिक वैल्यू यहां रहेगा। डेंसिटी कितना होता है? यहां न्यूमेरिक वैल्यू कुछ रहेगा, ये न्यूमेरिक वैल्यू खाली बच जाएगा। इसका मतलब यहां लिखे हैं रेशियो में सिर्फ क्या बचता है? न्यूमेरिकल वैल्यू बचता है, यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये भी एक टाइप का फिजिकल क्वांटिटी हो गया ना फिर, रेशियो। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के हम समझने का प्रयास करते हैं। दिस इज रिलेटिव डेंसिटी। नाउ आपने क्लास 10 में एक एग्जांपल और पढ़ा होगा, इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद होगा आपको, लाइट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पढ़ा था? याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक, है ना? तो ध्यान से देखिए, ये हमने एक मीडियम को बाइफॉर्केट किया, मतलब दो भागों में बांटा। मान के चलिए यहां पे क्या है? एयर है, यहां पे क्या है? वाटर है। तो लाइट आ रहा है एयर से, किधर जाएगा? वाटर में जाएगा। रे रिफ्रैक्शन पड़े हो ना, तो आपने यहां पे क्या किया? एक परपेंडिकुलर खींच दिया। अब लाइट को जाने का मन इधर तो था, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि एयर का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होता है। तो जब डेंसिटी बढ़ रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं, तो लाइट क्या हो जाता है? बेंड कर जाता है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। आपने ये बात पढ़ा है। ये सब बातें हम नहीं पढ़ा रहे यहां पे, हम सिर्फ बताना चाहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ये मान लीजिए सेकंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 क्या होता है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये आपने क्लास 10 में पढ़ा है कि जिस मीडियम का सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिख दिए, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिख दिए, तो क्या आ जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ऊपर भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख रहा है, नीचे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख रहा है। ये हो सकता है कुछ भी, ये हो सकता है कुछ भी, जो भी होगा यूनिट तो सेम होगा। सो इन यूनिट्स विल बी कैंसल्ड आउट एंड a number or a ratio you will find something divided by something, लेकिन यूनिट तो नहीं मिलेगा। ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा किसका? किसका एग्जांपल हो जाएगा? रेशियो का। गेटिंग माय पॉइंट? और कोई एग्जांपल है आप लोगों के पास? हमने रिलेटिव डेंसिटी बताया, क्या फोर्स? क्या बोल रहे हो? नेट फोर्स। ये क्या होता है नेट फोर्स? गजब। स्ट्रेन होता है। हाँ, स्ट्रेन क्या होता है ना? स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन ओरिजिनल डायमेंशन बाय चेंज इन ओरिजिनल डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो आपको अभी ये नहीं देखना है, क्योंकि आपको स्ट्रेन पढ़ना है डिटेल में, तब आपको समझ। जो दो चीजें आपने पढ़ा है, अभी बताया, रिलेटिव डेंसिटी आपने पढ़ा, दूसरा बात आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा, तो वो बताया। लेकिन जो चीज आप नहीं पढ़े उसको डिस्कस नहीं कर रहे। ओके, चलिए एक एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं। एक एक्सेप्शन है ब्रो। कौन है एक्सेप्शन? एंगल। क्या है? एंगल। क्या एक्सेप्शन है सर? व्हाट इज एंगल? डू यू नो दैट? तो ध्यान दीजिएगा, एंगल का क्या फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए। प्लेन एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा, ये हमने मान लीजिए एक सर्कल बना दिया, दिस इज अ सर्कल, ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, विजिबल है।
तो ये हमने रेडियस बना दिया। चलिए ठीक है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से चलना शुरू करता है, यहां आता है, तो ये एक आर्क बन रहा है, दिस इज द आर्क लेंथ। ओके, हम इस लाइन को यहां पे मिला दे रहे हैं, तो यहां पे आपको एंगल दिख रहा है, यस और नो, दिस इज द रेडियस। सो एंगल इक्वल टू आपने पढ़ा होगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यस और नो। मैथमेटिक्स टीचर इतना तो बताएंगे ही, ट्रिगोनोमेट्री का पहला टॉपिक यही है, एंगल पढ़ना है, ठीक है। तो कह रहा है एंगल इक्वल टू हमेशा क्या होता है, प्लेन एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ है, रेडियस है, ओके सर। लेंथ को किस में मेजर करते हैं सर, मीटर में मेजर करते हैं, यस और नो, अरे यस और नो। तो हम मीटर में मेजर कर रहे हैं, रेडियस को भी हम मीटर में मेजर कर रहे हैं सर। मीटर मीटर कैंसिल हो जा रहा, मतलब एंगल जो चीज आप बता रहे हैं सर, ये एंगल भी किसका एग्जांपल हो जाना चाहिए, रेशियो का एग्जांपल हो जाना चाहिए, यस और नो। क्योंकि इसके पास भी कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीटर मीटर करके कैंसिल हो जा रहा है सर। लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में, और रेडियस को भी मीटर में, कैंसिल आउट हो जा रहा, खत्म हो गया। तो किस में हो जाना चाहिए, रेशियो में होना चाहिए, जिसके पास क्या होना चाहिए, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। लेकिन आपने पढ़ा है इसका जस्ट उल्टा बात, आपको पता होगा एंगल मेजर करने के लिए क्लास 10 तक आपने पढ़ा होगा सर डिग्री यूनिट होता है, नहीं पढ़ा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये डिग्री क्या है, एंगल मेजर करने का एक यूनिट। सिमिलरली क्लास 11th में आते आते ही आपको ये टीचर्स समझाए होंगे, मैथ्स के टीचर हो चाहे फिजिक्स के टीचर हो, कहीं भी आप देखे होंगे, इसका एक ऐसा यूनिट होता है दैट इज रेडियन। हम भी आगे जाके बताएंगे, चिंता मत कीजिएगा, फिजिक्स में यूज है, क्या बोलते हैं, रेडियन। ये ऐसा यूनिट है एंगल का। तो लेंथ ऊपर है मीटर में, रेडियस, रेडियस भी एक तरह का लेंथ है, नीचे भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो जाने के बाद कोई यूनिट होना नहीं चाहिए था, लेकिन इसके पास फिर भी एक यूनिट है। सो दिस इज एन एक्सेप्शनल केस ऑफ रेशियो, जहां पे हम क्या करते हैं, सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड हो रहे हैं, यूनिट्स कैंसिल हो जाना चाहिए, कोई यूनिट होना नहीं चाहिए, बट एंगल इज डिफाइंड इन डिग्री और रेडियन। इसका मतलब समझ में आ रहा है, ये एक एक्सेप्शनल केस है जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसका। क्लियर, समझ में आया। तो हमने अभी डिस्कस कर लिया टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, एक स्केलर क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और वो वेक्टर सम रूल को फॉलो करता हो या वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करता हो, तीसरा हमने बोला कि रेशियो जिसके पास सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू हो। उसमें एक एक्सेप्शन पढ़ लिया, एंगल जिसका रेशियो तो दिख रहा है, मीटर मीटर कट जाना चाहिए, लेकिन एक यूनिट है इसके पास। क्लियर है कि नहीं, तो इसको रेशियो लिखें कि वेक्टर लिखें कि स्केलर लिखें, कंफ्यूजन होगा। तो यही आपका वर्क है, ढूंढिएगा एंगल इज स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी और अ रेशियो। गॉट इट, सो दिस इज योर होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ में आ गया। आज हम सिर्फ इस लेक्चर में ये क्लियर किए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है ना, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ना है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हमने देख लिया। सो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे जो आगे के पार्ट है, यूनिट वाला पार्ट हम शुरू करेंगे। अभी भी यूनिट आपका शुरू नहीं हुआ है, क्लियर है कि नहीं है। इस चैप्टर का स्टार्टिंग क्या करना है वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।